हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, कांस्टेबल, जेल वार्डन, फायरमैन, वो सभी एग्ज़ाम जो पुलिस से रिलेटेड हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो एमपी पुलिस हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, कोई सी भी स्टेट की पुलिस क्यों ना हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ये टॉपिक कांस्टेबल के लिए भी और यूपी एसआई जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे। पुलिस प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन है। पुलिस कर्मी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, करैक्टर कैसा होना चाहिए, पुलिस के कौन कौन से दायित्व होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों के साथ में कवर कराई जाएंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा, महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आज टॉपिक लेकर आया हूं मैं जनहित। जन का मतलब आप लोग समझ जाइए संसार या जनता का हित। जन का मतलब आप लोग कह सकते, जन का मतलब संसार या जनता का हित। हित का मतलब आप लोग समझ जाइए कि आपका हित। हित का मतलब होता है पक्ष। ठीक है, देखिए जनहित क्या है, सबसे पहले ये थोड़ा सा समझते हैं। जनता की सेवा करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा कारित कार्य जनहित की श्रेणी में आता है। यानी पुलिसकर्मी जो जनता के लिए कार्य करेंगे वही क्या कहलाएगा दोस्त? जनहित कहलाएगा। MCQ क्वेश्चन भी हैं, छोड़कर मत जाइएगा वीडियो को। जनहित का तात्पर्य है, जनहित का तात्पर्य क्या है? जनता के हित में पुलिस द्वारा कारित कार्य। शॉर्ट में मैंने बनाया इसकी डेफिनेशन को। जनहित का तात्पर्य क्या होता है, जनहित का अर्थ क्या होता है? जनता के हित में पुलिस के द्वारा किया गया कार्य जनहित कहलाता है। और समझिए, जनहित का तात्पर्य सार्वजनिक हित भी है। यानी सार्वजनिक का मतलब सभी लोगों का हित भी है। जनहित का तात्पर्य है कोई हित जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग लाभान्वित होता है, वही दोस्त जनहित कहलाता है। जनहित का मतलब संसार या जनहित का मतलब सार्वजनिक हित होता है और समाज का प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वर्ग जिससे लाभान्वित हो, ऐसा हित जनहित कहलाता है और ये पुलिस का दायित्व बनता है। आगे बढ़ते हैं, पुलिस द्वारा जनहित क्या है। अब हम पुलिस की लैंग्वेज में जाने तो पुलिस की लैंग्वेज में जनहित का मतलब क्या होता है? पुलिस सर्वजन सुखाय, है ना। पुलिस सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय कार्य करती है, यही जनहित है। तो आपसे पूछ सकता है पुलिस किस प्रकार से काम करती है? सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय कार्य करती है, यही जनहित है। आगे पढ़िए, पुलिस कानून की परिधि में अपराधों को पकड़ती है, अपराधियों को पकड़ती है। किसकी? कानून की परिधि में किसको पकड़ती है? अपराधियों को पकड़ने का काम करती है, उन्हें निरुद्ध करती है, देश के लोगों की अपराधियों से सुरक्षा करती है। ये भी क्या है? ये भी जनहित ही है। समझ के चलिए, आगे बढ़िए। पुलिस जनता के जान माल की सुरक्षा करती है। पुलिस जो है वो जनता की जान की, माल की सुरक्षा करती है, संरक्षा करती है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षार्थ भी पुलिस है, यानी कि गवर्नमेंट की जो संपत्ति है उसकी रक्षा भी पुलिस करती है। अर्थात पुलिस अपराधियों से जनता की संपत्ति की एवं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करती है और ये भी क्या है दोस्त? ये भी जनहित ही है। आगे बढ़ते हैं, पुलिस मालिक से श्रमिक के अधिकार की रक्षा करती है। आपसे पूछ सकता है पुलिस का काम क्या होता है? मालिक से श्रमिक के अधिकार की रक्षा करना। यह ताकतवर व्यक्तियों से निर्धन की, निर्बलों की रक्षा करती है, यह जनहितार्थ कार्य है, यही जनहित है। यानी ताकतवर व्यक्तियों से निर्धनों की, निर्बलों की, अर्थात जो बलहीन है, जिसमें बल नहीं है, उनकी रक्षा करना भी दोस्त जनहित ही कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, पुलिस जनहित में उसे दी गई सूचना को गुप्त रखते अपराधी को दंड दिलाती है। तो देखिए, पुलिस जो है जनहित में उसे दी गई सूचना को गुप्त रखते अपराधी को दंड दिलाती है। इसका मतलब समझिए, जो अपराधी सूचना जो होती है या जो उसने जो देशद्रोह या किसी चीज़ का कोई अपराध किया है, अगर वो सूचना को गुप्त रखेगा तो उस अपराधी को दंड दिलाने का काम कौन करेगा? पुलिस ही करेगी। आगे बढ़िए, पुलिस अधिनियम एवं पुलिस रेगुलेशन में जनहित से संबंधित उपबंध क्या है?
तो सबसे पहले जानते हैं पुलिस अधिनियम, है ना। देखिए पुलिस अधिनियम क्या है, लोक जमावों और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देना, धारा 30, है ना। धारा 30 में है ये, लोक जमावों और जुलूसों का विनिमय करना और उनके अनुज्ञप्ति देना, ये धारा 30 में है। इसमें पुलिस का जिला अध्यक्ष या सहायक जिला अध्यक्ष लोक सड़कों पर या लोक मार्गों पर या आम रास्तों में जमाव और जुलूसों के आचरण के अवसर पर यथा अपेक्षित रूप से निर्दिष्टित करेगा और वे मार्ग जिन पर ऐसे जुलूस जा सकेंगे विहित करेगा। तो ये भाई लोक जमाव के मामले में संबंधित है पुलिस अधिनियम। आगे बढ़िए, वह यह समाधान होने पर कि किन्हीं व्यक्तियों या किन्हीं व्यक्ति वर्गों के किसी ऐसी सड़क मार्ग या आम रास्ते में ऐसा कोई जमाव बुलाने या एकत्र करने या ऐसा कोई जुलूस बनाने का आशय है जिनकी बाबत जिले के या जिले के उपखंड के मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि यदि वह अनियंत्रित रहेगा तो शांति भंग होने की संभावना रहेगी, या साधारण सी बातों में मैं कहूँ साधारण या विशेष सूचना द्वारा यह अपेक्षा करेगा कि ऐसे सम्मेलन को बुलाना या एकत्र करने वाले ऐसे जुलूस का निर्देशन या संप्रवर्तन करने वाले व्यक्ति अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेंगे। तो कहने का मतलब इसका यह है, यदि कोई मतलब आंदोलन करना चाह रहा है या कोई जुलूस निकालना चाह रहा है तो ऐसे में पुलिस को सूचना देंगे ये, ठीक है ना, और पुलिस को अनुज्ञप्ति देंगे, पुलिस को आवेदन जो है वो करेंगे, तभी जाके कोई आगे ये बात बढ़ेगी, जुलूस के बारे में जो सहमति वगैरह है वो मिलेगी। ऐसा आवेदन किए जाने पर यह अनुज्ञप्तिधारी के नामों को विनिर्दिष्टित करके और उन शर्तों को परिनिश्चित करते जिन पर ऐसा ही जमाव या ऐसा जुलूस बनाने के लिए अनुज्ञा दी गई है और इस धारा को अन्यथा प्रभावी करने वाली अनुज्ञप्ति दे सकेगा, परंतु ऐसी किसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन या उसके अनुदान पर कोई फीस नहीं लगाई जाएगी। तो ऐसी अगर कोई आवेदन की प्रक्रिया होती है तो उसमें कोई फीस नहीं ली जाएगी। धारा 30 के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। मार्गों में संगीत, देखिए वह त्योहारों और समारोहों के अवसर पर मार्गों में कितना संगीत हो उसको भी विनियमित करेगा। याद रखना ये धारा 30 के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। मार्गों में संगीत जो आप लोग बजाते हैं ना समारोहों के अवसर पे, तो कितना होगा ये भी आपने देखा होगा कि रात को 10 बजे डीजे, 10 बजे के बाद डीजे बंद है, बैन है, वो यही है धारा। आगे देखिए, अनुज्ञप्ति की शर्तों पर अतिक्रमण करने वाले जमावों और जुलूसों के संबंध में सख्तियां धारा 30 के कै में भी हैं। कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस का जिला अध्यक्ष या पुलिस का सहायक जिला अध्यक्ष या पुलिस निरीक्षक या थाने का भार साधक पुलिस अधिकारी ऐसे किसी जुलूस को जो अंतिम पूर्वगामी धारा के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करता है रोक सकेगा, और उसे ऐसे किसी जमाव को जो किन्हीं यथापूर्वोक्त शर्तों का अतिक्रमण करता है बिखर जाने का आदेश दे सकेगा। तो ये धारा 30 में सख्ती है भाई, धारा 30 के अंतर्गत जो कोई जुलूस या जमाव अंतिम पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन दिए गए किसी आदेश के पालन में उपेक्षा करता है या इनकार करता है तो वह विधि विरुद्ध जमाव समझा जाएगा। पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी, ये धारा 31 में वर्णित है। पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि वह सड़कों पर और लोक मार्गों, आम रास्तों, घाटों और उतरने के स्थानों और लोक समागम के अन्य सब स्थानों में व्यवस्था बनाए रखे और जमावों और जुलूसों के होने के अवसर पर लोक सड़कों और लोक मार्गों में लोक उपासना के समय, है ना, उपासना स्थानों आसपास और किसी भी अवस्था में जब किसी सड़क मार्ग, आम रास्ता, घाट या उतरने के स्थान पर भीड़ हो या उसमें बाधा होने की संभावना हो तो बाधाओं का निवारण करेगा। आगे देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट, है ना, लिमिटेशन यानी PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिमिटेशन। मतलब PIL की अवधारणा 1980 के दशक के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न हुई। तो पूछ सकता है ये चीज़, है ना, MCQ क्वेश्चनों में मैं ही पूछ लूँगा थोड़े समय में। पहला कानूनी सहायता कार्यपालक न्यूयॉर्क में, तो आपसे पूछ सकता है कि पहला कानूनी सहायता कार्यपालक कहाँ पे, न्यूयॉर्क में 1867 ईस्वी में स्थापित किया गया था। PIL मुकदमेबाजी हैं जो वकीलों द्वारा लोगों के बड़े हितों में दायर की जाती है। PIL भारत में कोई व्यक्ति भारतीय संविधान की अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में क्रमशः जनहित याचिका दायर कर सकता है।
तो एक क्वेश्चन आता है, जनहित याचिका कहाँ कहाँ दायर हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में, है ना, आर्टिकल 32 और 226 के तहत, याद रखना, ठीक है ना। और पीआईएल क्या है? तो पीआईएल एक मुकदमेबाजी है। अच्छा, पहला कानूनी सहायता कार्यपालक कहाँ पे? न्यूयॉर्क में स्टार्ट किया गया, स्थापित किया गया कब? 1876 में स्थापित किया गया था। अब हम लोग यहाँ जनहित से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं। जितना आपको ऊपर समझ में आया है ठीक है, नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपकी समझ में आने चाहिए बिल्कुल। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जनहित का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला सवाल समझ के चलिए। तो बताइए, आर्थिक न्याय है क्या जनहित का प्रमुख उद्देश्य? नहीं जी। राजनीतिक न्याय? नहीं। कैसा न्याय है जनहित का? जन का मतलब आपको समाज के हितों का न्याय मिलेगा, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक न्याय है जनहित का प्रमुख उद्देश्य। आगे बढ़िए, भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दे रखे हैं? मूल अधिकार देखिए, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ व उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता, नागरिकता 5 से 11। अच्छा, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 3 मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 आर्टिकल तक, याद रखना। भारत के संविधान में 22 भाग हैं मूल रूप से, लेकिन वर्तमान में भारत के संविधान में 25 भाग हैं, याद रखना। अनुच्छेद मूल रूप से 395, लेकिन आंकड़ा 465 को क्रॉस कर गया है, कै खे गए इत्यादि करके, याद रखना। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ये भी याद रखिएगा। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया गया और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आगे देखिए, अकाल के समय पुलिस अधिकारी को मार्गदर्शन के निर्देश दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? किस पैरा में दिए गए हैं? अकाल के समय, ऐसी स्थिति जब खाने दाने के लाले पड़े हुए हों, तो ये जो मार्गदर्शन के लिए निर्देश दिए हुए हैं, पैरा 328 पुलिस रेगुलेशन, याद रखना, पैरा 328 पुलिस रेगुलेशन, स्टार मार्क कर दिया, उपयोगी क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, आप पुलिस में हैं, आपके सामने एक दुर्घटना हो जाती है, बहुत पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, याद रखना। आप पुलिस विभाग में हैं, आपके सामने एक दुर्घटना हो जाती है, आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? रुकेंगे और व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएंगे एवं कानूनी कार्रवाई करेंगे, या रुकेंगे केवल कानूनी कार्रवाई करेंगे, अस्पताल नहीं पहुंचाएंगे? गलत। व्यक्ति को धमकाएंगे? नहीं जी, कोई नहीं, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, रुकेंगे और व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएंगे एवं कानूनी कार्रवाई करेंगे। विकल्प दोस्त ए सही हो जाएगा। मैंने कहा है क्वेश्चनों को ध्यान से करिएगा। सवाल नंबर 5 देखिए, एक बच्चा अपना पता भूल गया है, आप उसे क्या काम करेंगे? आप पुलिस विभाग में हैं, आपके सामने एक बच्चा है जो अपना पता भूल गया है, तो आप क्या करेंगे? पता लगाकर छोड़ के आएंगे, अपने घर ले जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो आप कोशिश करेंगे कि उसका पता लगाया जाए और पता लगाकर उसे आप लोग छोड़ कर आएंगे। इस प्रकार से दोस्त ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि कोई घुमक्कड़ व्यक्ति मर जाता है, घुमक्कड़ व्यक्ति मर जाता है, तब उसकी लाश को आप क्या करेंगे? लाश के साथ आप क्या करेंगे? जला दी जाएगी, पेड़ पर टांग दी जाएगी, लाश का धर्म की भांति अंतिम संस्कार किया जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप पुलिस में हैं और आपके सामने कोई घुमक्कड़ व्यक्ति मर गया, तो आपका प्रथम कर्तव्य है लाश का धर्म की भांति, जो उसका धर्म होगा, है ना, उसकी भांति अंतिम संस्कार किया जाएगा, याद रखना। अगर वो मोमडन है तो उसे कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा, अगर वो हिंदू है तो उसे मुख्य अग्नि दी जाएगी, ठीक ना, शमशान में। आगे बढ़िए, पुलिस अधीक्षक अकाल की रिपोर्ट किससे भेजेगा? बताइए फटाफट से, अकाल की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक किससे भेजेगा? सवाल नंबर 7, तो ये भेजेगा, क्योंकि पुलिस राज्य से रिलेटेड रहती है, राज्य की सूची में आती है, तो इस प्रकार से राज्य सरकार को भेजेगा। ए विकल्प याद रखना आप लोग, राइट होगा। सवाल नंबर 8 देखिए, अकाल के समय पुलिस को भूखा व्यक्ति क्या करना चाहिए? जेल में बंद कर देना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, काम कराना चाहिए, फिर काम दिलाना चाहिए? तो अकाल की स्थिति, अकाल किसे कहते हैं? अकाल, ऐसा समय जब खाने दाने इत्यादि के लाले पड़े हुए हों, और अगर हो सके तो पुलिसकर्मी को उसे क्या करना चाहिए? भोजन की व्यवस्था अगर हो जाती है तो भोजन करा देना चाहिए। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यातायात सप्ताह में पुलिस क्या करती है? जो यातायात यानी ट्रांसपोर्ट जो वीक होता है, यातायात सप्ताह जो होता है, उसमें क्या करती है पुलिस? यातायात के नियमों की जानकारी देती है, यातायात को बढ़ा देगी, यातायात कम करेगी, या फिर कोई नहीं? तो यातायात सप्ताह जो होता है दोस्त, इसमें यातायात नियमों की जानकारी देगी, तो याद रखिएगा इस सवाल को भी।
सवाल नंबर 10 पे आ जाइए। कोई पुलिस अधिकारी से किसी अपराध की जानकारी चाहता है ना, जिसका उत्तर उसे पता नहीं है पर पता कर सकता है पुलिस अधिकारी के रूप में, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि प्रश्न असंगत है, उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देंगे, या उसे डांट कर ऐसे प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करेंगे, या फिर उसको बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके बताएंगे? देखिए, आपको जिसका उत्तर पता नहीं है और वो जानकारी चाहता है तो आप कहेंगे कि उसको बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके उसे बताया जाएगा। तो ये आपका प्रथम कर्तव्य होगा, ये नहीं डांट फटकार के आप लोग भगा देंगे। आगे देखिए, किसी विदेशी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना की रिपोर्ट पर थाना अध्यक्ष को सुनिश्चित करना चाहिए। क्या सुनिश्चित करना चाहिए उसे? मृतक का पूर्ण विवरण तो बिल्कुल सुनिश्चित होगा, मृत्यु का कारण ये भी होगा, मृत्यु की राष्ट्रीयता, मृतक की राष्ट्रीयता बिल्कुल सही है, यानी कि उपयुक्त तीनों सुनिश्चित करनी होंगी। 12वां नंबर देखिए, सड़क पर एक लड़की रास्ता भटक गई है, आप उसे क्या करेंगे? सड़क पे आपके सामने कोई लड़की रास्ता भूल गई है, अपने हाल पर छोड़ देंगे, अपने घर ले जाएंगे, बच्ची को नारी निकेतन में छोड़ देंगे, बच्ची को उसके संरक्षक के पास छोड़ कर आएंगे? बिल्कुल सही बात, बच्ची को उसके संरक्षक के पास छोड़ेंगे, याद रखना। सवाल नंबर 13 पे आ जाइए। अकाल की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य क्या होता है? अकाल की स्थिति में बताइए, लोगों को कारावास में भेजेगा क्या? गलत बात। लोगों की सहायता के लिए लोगों को धन उपलब्ध कराएगा, धन दें ऐसा बोलेगा, है ना, लोगों की सहायता के लिए लोगों को धन देगा, याद रखना। तो ऑप्शन यहाँ पे 13 के लिए भी सही हो जाएगा। मूल अधिकार वर्णित हैं, मैंने बताया भारत के संविधान का भाग 3 जिसमें मूल अधिकार हैं, आर्टिकल हैं 12 से 35। कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35, याद रखिएगा। मूल अधिकारों को अमेरिकी संविधान से लिया गया है, मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से लिए गए हैं। जनहित का कौन सा अनुच्छेद है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15वां नंबर सवाल। जनहित का अनुच्छेद तो मौलिक अधिकार से संबंधित है, 12 से 35। जनहित का अनुच्छेद कौन सा है? 12 से 35, याद रखना, 12 से 35, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा ये वाला। आगे बढ़ते हैं। किसी परिवादी के साथ पुलिस का व्यवहार होना चाहिए किस प्रकार का, है ना, फटाफट से बताइए। सवाल नंबर 16 तो सही आंसर है रुष्ट व्यवहार होना चाहिए, है ना, याद रखना, किसी परिवादी के साथ पुलिस का व्यवहार रुष्ट होना चाहिए। 16 के लिए दोस्त भी सही हो जाएगा। 17वां नंबर करेंगे, पुलिस का कौन सा स्वरूप सबसे खराब होता है दोस्त? कौन सा खराब होता है? तो देखिए, समय का दुरुपयोग नहीं जी, पैसे का खर्च करना नहीं, अपने लिए लोगों को तंग करना, ये सबसे स्वरूप, यानी कि रिश्वतखोरी, अपने लिए लोगों को तंग करना, ये सबसे खराब स्वरूप होता है। अगला देखिए, जनहितवाद कहाँ पर पेश किए जाते हैं जरा बताइए। जनहित के संबंधित जो वाद होते हैं, है ना, वाद विवाद, ये कहाँ पे? तो देखिए, ये मैंने बताया था HC यानी कि हाई कोर्ट में भी, और SP यानी कि SC सुप्रीम कोर्ट में भी। तो अब यहाँ पे केवल उच्चतम न्यायालय है ऑप्शन में, इसलिए आप लोग ए ऑप्शन राइट करेंगे। लेकिन जनहितवाद हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही पेश किए जाते हैं। 19वां नंबर सवाल देखिए, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई? इंपॉर्टेंट सवाल बन गया ये, याद रखना, पूछ सकता है। तो भारत में जनहित याचिका की जो शुरुआत हुई थी 1980 यानी कि 1980 में हुई थी, याद रखना ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। PIL को किस नाम से जाना जाता है? PIL को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा सवाल नंबर 20। तो याद रखना SBHI इस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, PIL को, है ना। आगे बढ़ते हैं। 1998 में सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने PIL के रूप में प्राप्त याचिकाओं पर कार्रवाई के लिए कुछ दिशा निर्देशों को सूत्रित किया। इन दिशा निर्देशों में संशोधन कब किया गया? तो कब किया गया था? 21 नंबर सवाल। तो याद रखना, ये जो संशोधन किया गया था वर्ष 2007 में किया गया था, याद रखना, है ना, 2007 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 21। जनहित याचिका संविधान के कौन से भाग में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनहित याचिका अर्थात मौलिक अधिकार, है ना, तो भाग 3 में है दोस्त, याद रखना ये चीज़, बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका PIL के साथ संबंधित है, कौन संबंधित है? जनहित याचिका PIL किसके साथ संबंधित है, या कौन इसके साथ संबंधित है? सवाल नंबर 23 सही आंसर हो जाएगा न्यायिक सक्रियता, यानी कि जुडिशियल, ठीक ना,
एडविज्म, याद रखना ये चीज़, बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। भारत में जनहित याचिका सर्वप्रथम किस मामले में स्वीकार की गई? जनहित याचिका सर्वप्रथम किस मामले में स्वीकार की गई थी? 24 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखना हुस्न आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार, इसके संबंध में जनहित याचिका सर्वप्रथम स्वीकार की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, याद रखना। आगे बढ़ते 25 नंबर पे, जनहित याचिका के विकास का श्रेय किसे जाता है? विकास का श्रेय, जनहित याचिका के विकास का श्रेय, तो याद रखना ये चीज, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती एवं कृष्ण अय्यर, है ना, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती एवं कृष्णा अय्यर को जनहित याचिका के विकास का श्रेय जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका में सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं? 26 नंबर क्वेश्चन। तो जनहित याचिका में दोस्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश शामिल नहीं होता, बधुआ मजदूरी आती है, पारिवारिक पेंशन आती है, हिंसा से प्रभावित व्यक्ति भी आता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट, जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो मैंने बताया था हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, दोनों में ही पीआईएल जनहित याचिका दाखिल की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 28 नंबर सवाल, तो वो थे हीरा लाल जे कानिया, याद रखना। नेक्स्ट, जनहित याचिका का मतलब क्या होता है? जरा बताइए सवाल नंबर 29 को, जनहित याचिका का मतलब। तो देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, तो पीआईएल इसे ही बोलते हैं, पीआईएल, है ना। किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, यानी कि जनता के हित में लाया गया जो मुकदमा होता है, वही जनहित याचिका कहलाता है। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल नंबर 30। तो याद रखना, न्यायिक पहल के द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई? 31 नंबर क्वेश्चन। ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन को पहले ही करा चुका हूं आज की वीडियो में। 1980 यानी कि 1980 की बात है, जब भारत में जनहित याचिका की यानी पीआईएल की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़िए। उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौहान मामला प्रकाश में कब आया था? 32 नंबर क्वेश्चन। ये मामला दोस्त 2010 की बात है। 2010 में उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौहान मामला प्रकाश में आया था। आगे देखिए, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास किस दशक में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, 33 नंबर सवाल। तो याद रखना, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास किस दशक में हुआ था? तो 1960 यानी 1960 के दशक में हुआ था दोस्त। आगे बढ़िए। पीआईएल आज किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है अपना? पीआईएल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, कानून प्रशासन के क्षेत्र में। तो देखिए, जो पीआईएल है ना, वो आज अपना जो महत्वपूर्ण स्थान रखती है वो राजनीतिक क्षेत्र में रखती है, यानी पॉलिटिशियन के क्षेत्र में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। पीआईएल को किस नाम से जाना जाता है? सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 में सही आंसर है सामाजिक हित याचिका भी, सामाजिक क्रिया याचिका भी, उपरोक्त यहाँ पे दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे दोस्त। इसके बारे में आप लोग एक बार खुद सर्च करके देख लीजिएगा, पीआईएल आज किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ठीक ना, कानूनी प्रशासन के क्षेत्र में या फिर राजनीतिक क्षेत्र में ना। ये यहाँ पे मतलब जो क्वेश्चन है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग खुद से भी इसे सर्च कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? 36 नंबर सवाल। तो देखिए, वो था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 4 जुलाई 1776 को ये आज़ाद हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था ये, तब आज़ाद हो गया। 4 जुलाई को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। अच्छा, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे भाई, यूएसए इसकी मुद्रा डॉलर है, राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, और जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति सबसे पहले अमेरिका में ही हुई थी। 37 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। जब लोगों के साथ अन्याय हो तो न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत कार्रवाई से नहीं हिचकेगा? यानी कि किस अनुच्छेद के तहत कार्रवाई करेगा? जब लोगों के साथ अन्याय हुआ है तो आर्टिकल 14 से 21 या 14 तथा 21, 14 से 21 नहीं, 14 तथा 21 के तहत कार्रवाई करने से बिल्कुल नहीं हिचकेगा। विधि के समक्ष समानता और जिंदगी जीने का अधिकार, आर्टिकल 21। आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में किस दशक में हुआ था?
किस दशक में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूं ऑलरेडी। 1960 में हुआ था अमेरिका में, है ना। जनहित याचिका की अवधारणा एवं उत्पत्ति का जन्म। आगे बढ़िए, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास किस दशक में हुआ? तो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, है ना। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास भारत में पूछ रहा है, तो भारत में हुआ था 1980। और मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका में हुआ था 1960 में। ये चीज़ याद रखिएगा, 20 साल लग गए भारत तक आने में। आगे देखिए, पीआईएल की अवधारणा के प्रवर्तक रहे कौन? तो पीआईएल की जो अवधारणा, इसके जो प्रवर्तक रहे, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर भी, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, यानी कि उपरोक्त दोनों बिल्कुल सही है। आगे 41 नंबर, पीआईएल को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए, पीआईएल को किस रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। एसआईएल के रूप में भी जाना जाता है, एसआईएल के रूप में भी पीआईएल को जाना जाता है, याद रखना, है ना। और वो शायद वहाँ पे कुछ गलत तो नहीं लिख रहा था पहले, जो पीआईएल के बारे में पूछा गया था, उसे मैं देख लूँगा अभी जब वीडियो ख़त्म करूँगा, उसे भी जरूर देखूँगा। पीआईएल के वास्तविक उद्देश्य, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है भाई, तो पीआईएल के वास्तविक उद्देश्य क्या है? 42 नंबर सवाल। तो वह मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप में प्राप्त होना, ये पीआईएल का वास्तविक उद्देश्य है। कब सर्वोच्च न्यायालय ने पीआईएल के रूप में प्राप्त याचिकाओं पर कार्रवाई के लिए कुछ दिशा निर्देशों को सूत्रित किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब की बात है? तो ये 1998 यानी कि 1998 में, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल के रूप में प्राप्त याचिकाओं पर कार्रवाई के लिए कुछ दिशा निर्देशों को सूत्रित किया था। पीआईएल एक प्रकार का वाद है। कैसा वाद है भाई? एक प्रकार का पीआईएल, ये भिन्न प्रकार का वाद है, भिन्न भिन्न प्रकार का वाद है पीआईएल। आगे, पीआईएल अनिवार्य रूप से एक प्रयास है किसका? बताइए। तो जो पीआईएल है ना, वो अनिवार्य रूप से एक प्रयास है, सहकारी प्रयास है, याद रखना, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, यदि विधायिका और कार्यपालिका सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? 46 नंबर सवाल। तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी लोगों की है, याद रखना। यदि विधायिका और कार्यपालिका सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी लोगों पे है। लोग बात बढ़ाएंगे आगे, तभी वो ठीक होंगे, याद रखना। आगे बढ़िए, न्यायिक संयम राज्य के कितने अंगों के बीच शक्ति संतुलन की व्यवस्था की संगति है? तो इसका भी सही आंसर आपका जाएगा तीसरा नंबर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित मुद्दों में से किस एक को छोड़कर आप निकटतम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करेंगे? आपके पड़ोसी के घर से तेज आवाज़ें। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे, पीने के जल की कमी, भीड़ भाड़ वाली सड़कें, गुमशुदा व्यक्ति, सभी को छोड़ के इसको, है ना। तो इसकी रिपोर्ट आप इसको छोड़ के बाद बाकी आप लोग इसकी भी करेंगे, इसकी भी करेंगे, इसकी करेंगे, लेकिन इसकी आप लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। तो ये कहना चाह रहा है, निम्नलिखित मुद्दों में से किस एक को छोड़कर आप निकटतम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करेंगे? तो देखिए, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, इसको, लेकिन पानी की अगर कमी आई है, पीने के पानी की, तो आप लोग इसे, पीने के जल की अगर कमी है तो रिपोर्ट जरूर करेंगे। एक पुलिसकर्मी को सदैव कैसा व्यवहार रखना चाहिए अपना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जनता के प्रति नागरिक व्यवहार उसे रखना चाहिए, याद रखना, है ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आप मेले में मौजूद भीड़ का प्रबंध कर रहे हैं। अचानक आप देखते हैं कि एक छोटा बच्चा कोने पे खड़ा है और अपनी माँ के लिए रो रहा है। आप ऐसे समय क्या करेंगे? ऐसे समय आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? बच्चे को शांत करेंगे, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली पर जाएंगे और बच्चे के वितरण की घोषणा करेंगे और उसके माता पिता को वहाँ पर आने के लिए कहेंगे। ये आपका प्रथम कर्तव्य होगा यदि आप लोग पुलिस में जा रहे हैं तो। आपको अपने क्षेत्र के एक ठग के बारे में जानकारी मिलती है जो एक पुजारी होने का ढोंग करता है। वह लोगों की कठिनाइयों में मदद करने की प्रस्तुति करता है और बदले में पैसे मांगता है। ऐसा ठग है तो आप लोग क्या करेंगे? उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक सेटिंग या सिटिंग ऑपरेशन की योजना बनाएंगे और लोगों को सिद्ध करेंगे कि वह एक चोर है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर सवाल देखिए, आपको अपने क्षेत्र के लोगों के बीच फैल रही एक गलत सूचना के बारे में पता चलता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है। आपको अपने क्षेत्र में लोगों के प्रति या लोगों के बीच फैल रही गलत सूचना के बारे में पता चल जाता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी इस समय? तो आप बड़े पैमाने पर जानकारी प्राप्त करेंगे, सबूत के साथ यह स्पष्ट करेंगे कि जानकारी गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उच्चतम स्तर के जनहित की है? उच्चतम स्तर के जनहित की, तो वह है भैया स्थानीय विरोध।
स्थानीय विरोध ये उच्चतम स्तर के जनहित की है। आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति में आप निम्नलिखित में से किस परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे? बताइए किस परिवहन को आप लोग सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे? तो वो अग्निशमन क्या होगा? अग्निशमन वाहन होगा जिसे आप उच्च प्राथमिकता देंगे, यानी कि फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी सबसे पहले उसे मिलेगा भाई, याद रखना। रोगी वाहन भी उसके बाद में जाएगा। आगे बढ़िए। आपको एक ऐसे व्यक्ति का फोन आता है जो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, आप उस व्यक्ति को क्या सुझाव देंगे? जो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है तो आप उसके लिए एम्बुलेंस बुलाएंगे। क्या करेंगे? एम्बुलेंस बुलाएंगे, ठीक है ना। आप बुलाएंगे, उसके लिए आपका प्रथम कर्तव्य होगा। उसे एम्बुलेंस का नंबर नहीं देंगे, सांस तो बोले ही नहीं पा रहा, फिर उससे बात कैसे करेगा वो, है ना। तो जल्दी से जल्दी उसके लिए एम्बुलेंस बुलाएंगे, ये प्रथम कर्तव्य आपका होगा। आगे बढ़िए। एक बड़े पैमाने पर विरोध के दौरान जनता क्रोधित हो जाती है और प्रतिबंध सीमाओं को तोड़ने लगती है। आप स्थिति को कैसे नियंत्रित करेंगे? क्या काम करेंगे? प्रतिबंधित सीमाओं की रक्षा करेंगे, उन्हें तोड़ने नहीं देंगे और उनके शांत होने की प्रतीक्षा करेंगे। तो ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 57। आपको एक ऐसे व्यक्ति का फोन आता है कि वह अपने जीवन में दुखी है और कूदने के लिए तैयार है और पुल पर खड़ा है। आप ऐसी स्थिति को कैसे संभालेंगे? क्या कहेंगे आप लोग उससे? उसकी लोकेशन यानी कि स्थिति पूछेंगे और उसे रोकने के लिए किसी को भेजेंगे। इस बीच उसकी समस्या पूछेंगे और उसे समझाएंगे। यह आपका प्राथमिक कर्तव्य होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। एक व्यक्ति आपके पास शिकायत करता है कि एक दुकानदार ने उसे ठग लिया है। आपकी जो प्राथमिकता होगी वो किस स्तर की होगी? आप स्थिति को गंभीरता से लेंगे और उसके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आपने पाया कि आपके पुलिस स्टेशन के पास सार्वजनिक पेयजल उपलब्ध नहीं है। गर्मियों में तापमान अपने चरम पर होता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर पानी नहीं है तो वहाँ पे आप थाने में कूलर लगाने के लिए दी जाने वाली राशि से जनता के लिए पेयजल सुविधा करेंगे। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा एक एक क्वेश्चन को। 60वां नंबर देखिए। आपके क्षेत्र के लोगों के बीच फैल रही एक गलत सूचना के बारे में पता चलता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो आपकी प्रतिक्रिया ऐसे में क्या होगी? बड़े पैमाने पर जानकारी प्राप्त करेंगे, सबूत के साथ यह स्पष्ट करेंगे कि जानकारी गलत है। 61 नंबर सवाल। एक पुलिसकर्मी को सदैव कैसा व्यवहार रखना चाहिए अपना? तो जनता के प्रति नागरिक व्यवहार रखना चाहिए एक पुलिसकर्मी को। बी ऑप्शन सही। और आज जनहित से लास्ट सवाल। अगला वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा। निम्नलिखित मुद्दों में से किस को छोड़कर आप निकटतम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करेंगे? किसको छोड़कर? तो जल के पीने की कमी को छोड़कर, है ना, आप पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा भाई। ये इसकी आंसर की भी है आपकी, ठीक है, आंसर की भी है आपकी। मैं PDF भी उपलब्ध करा दूंगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जी PDF चाहिए, तो मैं PDF भी आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।